मतलब मुसलमानों ने ही मुस्लिम लीग को रिजेक्ट कर दिया। कुछ लोग हवाबाजी बना के रखते हैं कि जिन्ना बहुत बड़े नेता थे। बड़े नेता होते तो पार्टी का ये हस्र नहीं हुआ। एक्शन डे रमजान के पवित्र महीने का 17वां दिन था, लेकिन जिन्ना के लिए क्या पाक और क्या नापाक में तो ज्यादा नहीं करना था। लीग के 1500 गुंडों को गिरफ्तार करके मन से कुटाई करनी थी और इससे भी पहले जिन्ना को गिरफ्तार करना चाहिए। पाकिस्तान की मांग को अपना मुख्य एजेंडा बना लिया, लेकिन ये मत समझिएगा कि ये अभी सीरियस। अब एक बात बताइए, जिन्ना पहले ही से इतना दल बदल कर चुके थे कि बिहार वाले चचा अभी इनसे बहुत पीछे हैं। अब की बार पलटी मारे होते तो खुद पलटी खा जाए। अच्छा, पाकिस्तान और कैसे बना? तो तुक्के से बना और मौका परस्ती से बना। इसलिए ये देश आजादी के बाद भी तुक्के से ही चल रहा। बांग्लादेश का गठन पाकिस्तान की विफलता का सर्टिफिकेट। देश एक जुनून होता है, एक ख्वाब होता है जिसे हकीकत बनाने के लिए लाखों जान निसार होने के लिए मुस्तैद रहते हैं। अमेरिका को बनाने के लिए वहां के नागरिक ऐसे साम्राज्य के खिलाफ खड़े हो गए थे जिसके राज में सूरज नहीं डूबता था। इटली को बनाने वाले मेजिनी, काबूल और गैरीबाल्डी की कहानी पूरे दुनिया को आजादी के लिए प्रेरित करती रही। जर्मनी बना बिस्मार्क की बुद्धि और इच्छा शक्ति से। भारत कई सालों के लगातार संघर्ष और महान बलिदानों के बाद एक मॉडर्न कंट्री बना। ये सब देश एक उद्देश्य, एक रीजन और एक जिद से बने। लेकिन एक ऐसा देश है पाकिस्तान जो तुक्के से बना हुआ एक एक्सीडेंटल कंट्री है। ये नई बात सुन के आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही सच है। पाकिस्तान कोई जिद, कोई संघर्ष, कोई विचार, कोई बलिदान या लोगों की इच्छा शक्ति से नहीं बना है। ये तुक्के से बना एक एक्सीडेंटल कंट्री है। आज की वीडियो कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर नहीं है, बल्कि इतिहास की कसौटी पर सिद्ध बातें हैं जिन पर लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। 1935 तक भारत में स्थिति एकदम नॉर्मल थी। सारे जहां से अच्छा लिखने वाले अल्लामा इकबाल ने एक मुस्लिम देश का जिक्र तो कर दिया था, लेकिन ये सब बयानबाजी ही थी और जनता पर इन बयानबाजी का कोई असर नहीं था। जिन्ना जानते थे कि कांग्रेस में रहकर वो एक बड़े नेता नहीं बन पाएंगे, इसलिए 1920 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर मुस्लिम लीग के बैनर में राजनीति करने लगे। जिन्ना के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि वो कट्टर थे। जी, वो कट्टर थे भी नहीं। यहां तक कि उनकी ख्याति सेकुलर नेता की थी। वो कठमुल्ला भी नहीं थे, दाढ़ी भी नहीं रखते थे, यहां तक कि नमाज भी नहीं पढ़ते थे, कभी रोजा भी नहीं रखा था। लेकिन राजनीति उनकी जिद थी, तो राजनीति में सक्रिय रहे। 1935 तक देश के हालात एकदम नॉर्मल थे। कई जगह हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे और दोनों तरफ से नफरती भाषण का सिलसिला शुरू हो चुका था। लेकिन भारत एंशिएंट टाइम से ही मल्टी रिलीजियस नेशन था। सब साथ रहते थे प्रेम भाव से, कभी कभी लड़ भी लेते थे। ये लड़ाई किसी भी समाज में हो सकती है। जब समाज साथ रहता है तो प्रेम के साथ लड़ाई भी चलता रहता है। और आजकल तो खुद हम लोग गोतिया और पटीदार की लड़ाई से पीड़ित हैं। तो 1935 तक सब अच्छा चल रहा था। 1935 में अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सुधार के लिए भारत शासन अधिनियम 1935 इंट्रोड्यूस किया। उस समय भारत में 11 प्रांत थे। इन प्रांतों में पहले के मुकाबले मजबूत प्रांतीय सरकार को बनाए जाने का प्रावधान था। मतलब देश में चुनाव का माहौल आ गया था। गांधी जी ने कांग्रेस को चुनाव में भाग नहीं लेने के लिए कहा, लेकिन आए हुए मौके को कौन छोड़ना चाहता है। कांग्रेस के सब नेता चुनाव लड़ना और जीतना चाहते थे। गांधी जी की बात नहीं मानी गई, इसलिए गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। 1937 में भारत में प्रांतीय चुनाव हुए। टोटल 11 राज्य थे उस समय, जिसमें 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी। पंजाब में सिकंदर हयात खान की पार्टी ने सरकार बनाई। अल्लाह बख्श की पार्टी यूनाइटेड सिंध ने सिंध में सरकार बनाई। 11वें नंबर पर फजलुल हक की पार्टी कृषक प्रजा पार्टी बंगाल में सरकार बनाने में कामयाब हुई। 8 जगह कांग्रेस और 3 जगह स्थानीय मुस्लिम पार्टियों की सरकार। अच्छा,
मुस्लिम लीग का क्या हुआ? बुरी तरह से मुंह के बल गिर गई। किसी भी प्रांत में सरकार नहीं बना सकी और तो और मुस्लिम वोटों का केवल 4.4% ही मिला। मतलब मुसलमानों ने ही मुस्लिम लीग को रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग को पहले से पता था कि उसका जनाधार नहीं, जिन्ना दिखावे के नेता थे। 1920 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद लीग को मजबूत बना सकते थे। कुछ लोग हवाबाजी बना के रखते हैं कि जिन्ना बहुत बड़े नेता थे। बड़े नेता होते तो पार्टी का ये हस्र नहीं हुआ होता। चुनाव के पहले भी जिन्ना जानते थे कि कुछ होना जाना है नहीं, इसलिए इन्होंने एक अंडरस्टैंडिंग बना ली थी कांग्रेस के साथ। लीग का और कांग्रेस का मैनिफेस्टो एक जैसा ही था और अंदर अंदर एक समझ बन चुकी थी कि जब सरकार बनाई जाएगी तो कांग्रेस लीग को सरकार में जगह देगी। चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद लीग वाले आ गए कि अब हमें सरकार में जगह दो। कांग्रेस वैसे लोगों को सरकार में कैसे जगह देती जिसे जनता ने ही रिजेक्ट कर दिया हो। लीग कुछ अच्छे स्थिति में रही होती तो कांग्रेस सीरियसली विचार कर सकती थी, लेकिन जिन्ना की पार्टी अब हिंदुस्तान की सबसे फिसड्डी पार्टी में से एक थी। जिन्ना कांग्रेस के रिजेक्शन से गरमा गए। अब कांग्रेस ने चुनाव की समीक्षा की, अपनी मजबूती और कमजोरी को परखा। पता चला कि गरीब मुस्लिम किसानों के तबकों ने कांग्रेस को वोट ही नहीं किया है। अब कांग्रेस ने इस वर्ग को अपने साथ लाने के लिए संपर्क कार्यक्रम शुरू कर दिया। मुसलमानों का ये वर्ग मुस्लिम लीग का कोर वोटर था। जिन्ना तो पहले से ही गरमाए हुए थे। उन्हें अब लगा कि कांग्रेस लीग के वजूद को पूरी तरह खत्म कर देगी। अब बात आ गई लीग के अस्तित्व की लड़ाई की। जिन्ना ने ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को ताखे पर रख दिया। पहले ये कहते थे कि मुसलमानों के इंटरेस्ट खतरे में। अब उन्होंने नई राजनीति शुरू की कि कांग्रेस के हिंदू शासन में इस्लाम खतरे में है। कह कौन रहा है ये देखिए, जिसे 100 में से 4 मुसलमानों ने चुना था। अच्छा, नारा तो दे दिया कि इस्लाम खतरे में है, लेकिन ये बात तो वास्तविकता से बहुत दूर थी। इसलिए लीग ने फेक न्यूज का सहारा लिया। नकली खबरें फैलाई गई कि कांग्रेस शासन में मस्जिदों को गिराया जा रहा है, मुसलमानों की हत्या की जा रही है और मुस्लिम महिलाओं को बेइज्जत किया जा रहा है। आप तो जानते ही हैं वो कहावत कि जब तक सच जूता पहनता है तब तक झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा चुका होता है। झूठ का असर होने लगा। छोटी छोटी मुस्लिम पार्टियां लीग के साथ मर्ज होने लगी। धर्म को बचाने के मुद्दे पर मुसलमान भी साथ आने लगे। इसी बीच 1939 में विश्व युद्ध में अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करते हुए कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। लीग ने इसका खूब जश्न मनाया। इस्तीफे के बाद के दौर में कांग्रेस बड़े जन आंदोलन की तरफ बढ़ने लगी। उधर लीग अंग्रेजों के नजदीक आने लगा। एग्रेसिव पॉलिटिक्स से लीग को फायदा होता हुआ दिख रहा था। इसी बीच 1940 में लीग ने लाहौर प्रस्ताव पारित कर पाकिस्तान की मांग को अपना मुख्य एजेंडा बना लिया। लेकिन यह मत समझिएगा कि यह भी सीरियस है। पाकिस्तान की मांग को हल्ला मचाने के लिए लीग ने एक्सेप्ट किया था, ताकि अपने पक्ष को बढ़ा चढ़ा कर रख सके और बेहतर मोलजोल कर सके। आगे ऐसे कई मौके आने वाले हैं जब लीग पाकिस्तान के डिमांड को छोड़ देगी। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के कगार पर था। भारत में एक तरफ भारत छोड़ो आंदोलन तो दूसरी तरफ आजाद हिंद फौज। अंग्रेज समझ गए थे कि अब भारत में शासन करना संभव नहीं रह गया है। अंग्रेज कुछ रास्ता ढूंढ रहे थे कि किस तरह इज्जत के साथ भारत से एग्जिट कर सके। इसके लिए वायसराय लॉर्ड बेवेल एक प्लान के साथ आए। इसे बेवेल प्लान कहा गया। इसमें कहा गया कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वायसराय और कमांडर इन चीफ के अलावा सभी सदस्य भारतीय होंगे और एक अंतरिम सरकार बनाया जाएगा जिसमें हिंदू और मुसलमानों को बराबर बराबर सीटें मिलेगी। सबसे बड़ी बात कहा कि भारत का विभाजन नहीं होगा, मतलब पाकिस्तान नहीं बनेगा। जिन्ना एक शर्त के साथ पाकिस्तान की मांग को छोड़ देने के लिए तैयार हो गए कि सभी मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग के होंगे। अब आप बताइए
कांग्रेस इन 4% मुस्लिम मतों के प्रतिनिधि को भारत के सभी मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव कैसे बना सकती थी? नतीजा हुआ कि बेबल प्लान फेल हो गया। लेकिन इस प्लान से दो बातें क्लियर हो गई थी। एक तो ये कि मुस्लिम लीग को आगे कोई भी डिसीजन को रोकने के लिए वीटो का अधिकार मिल गया था। मतलब अब आगे बढ़ने के लिए मुस्लिम लीग की सहमति जरूरी थी। और दूसरा था, जिन्ना पाकिस्तान की मांग का इस्तेमाल केवल बेहतर मोल भाव के लिए कर रहे थे। कोई अच्छा डील मिल जाए तो पाकिस्तान के डिमांड को बक्सा में रख देंगे। तो बेबल प्लान फेल हो गया। अब अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किया कैबिनेट मिशन। मिशन ने सबसे पहले साफ कर दिया कि पाकिस्तान नहीं बनेगा, विभाजन नहीं होगा। मिशन ने प्रपोजल दिया कि भारत के प्रांतों को 3 ग्रुप ए, बी और सी में बांटा जाएगा। ग्रुप ए में हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र थे, बी में आज का पाकिस्तान का क्षेत्र सिंध और पंजाब, वहीं ग्रुप सी में बंगाल और असम। ये तीनों ग्रुप के अपने अपने संविधान होंगे और अपने आंतरिक मामलों को संभालने की स्वायत्ता होगी। जिन्ना एक बार फिर से तैयार हो गए, पाकिस्तान के डिमांड को ताखे पर रख दिया। जिन्ना पाकिस्तान के लिए एकदम सीरियस नहीं थे। वो जानते थे कि पाकिस्तान धर्म के आधार पर बन गया तो वही हाल होगा जो आज के पाकिस्तान का है। देखिए, यदि भारत के मुसलमानों की मांग होती पाकिस्तान, तो जिन्ना बार बार दल बदल नहीं कर सकते थे, नहीं तो जनता उनका दल बदल करा देती। पाकिस्तान की मांग जिन्ना और लीग की महत्वाकांक्षा की मांग थी, इसलिए वो बार बार मांग उठाते थे और बार बार दबा भी देते थे। आप इसे इस तरह सोच के देखिए कि भारत की आजादी की मांग भारत के जनता की मांग थी। कोई नेता यदि इसे दरकिनार कर देता तो जनता उसे दरकिनार कर देती। लेकिन लीग मुस्लिम जनता के इच्छा के अनुसार राजनीति नहीं कर रही थी। लीग के नेता अपना राजनीति बचाने के लिए ही राजनीति कर रहे थे। और ये बात 1937 के प्रांतीय चुनाव में लीग के हार के बाद समझ में आ गया था। तो लीग ने पाकिस्तान के मांग को छोड़ दिया और एक बार फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी में लग गए। ये चुनाव लीग के लिए बहुत अच्छा रहा। कट्टर धर्म की राजनीति करके 4% वाली पार्टी इस बार 75% मुस्लिम सीट को जीत लेती है। यहां तक कि बंगाल और सिंध में अंतरिम सरकार भी बना लेती है। इस भयानक जीत के बाद भी केंद्रीय संविधान सभा में लीग अल्पसंख्यक रह गई। 1/3 सीट भी नहीं था लीग के पास। लीग का कद कांग्रेस के सामने बहुत छोटा पड़ गया था। जिन्ना ये जानते थे कि धार्मिक उन्माद से बनी हुई सरकार की उम्र बहुत कम होती है। जिन्ना का समय इस समय मजबूत चल रहा था। वो समझ गए थे कि कैबिनेट मिशन के हिसाब से चलने पर जल्दी ही हाशिए पर पहुंच जाएंगे। इसलिए लीग ने एक बार और दल बदला। कैबिनेट मिशन प्लान से अलग हो गए और 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस कर दिया। 16 अगस्त से लीग के गुंडों ने लड़कर लेंगे पाकिस्तान के नारे के साथ खून खराबे का दौर शुरू कर दिया। डायरेक्ट एक्शन डे रमजान के पवित्र महीने का 17वां दिन था। लेकिन जिन्ना के लिए क्या पाक और क्या नापाक। अब देखिए, भारत का विभाजन इसलिए हुआ क्योंकि इस समय भारत में अंग्रेज अपनी इज्जत बचाने में लगे थे। यदि थोड़ी ईमानदारी होती उनमें तो ज्यादा नहीं करना था। लीग के 1500 गुंडों को गिरफ्तार करके मन से कुटाई करनी थी और इससे भी पहले जिन्ना को गिरफ्तार करना चाहिए था। इतना हो गया होता तो पाकिस्तान जिन्ना के साथ साथ जेल की कोठरी में दम तोड़ देता। यही गलती भारी पड़ गई। कुछ लोग कह सकते हैं कि जिन्ना मुसलमानों के रहनुमा बन गए थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता तो दंगे भड़क जाते। अरे दंगे तो पहले से भड़के हुए थे। उन्हें जेल नहीं भेजकर कौन सा दंगा रोक लिया गया। और तो और ये दंगे आम जनता नहीं कर रही थी, गुंडे थे और उनका इलाज किया जाना बेहद जरूरी था। अच्छा, इसके बाद भी एक मौका और था जब पाकिस्तान बनने से बचने की एक अंतिम पॉसिबिलिटी थी।
डायरेक्ट एक्शन डे के बाद भारत भर में दंगे हुए और इसी बीच माउंटबेटन के माउंटबेटन प्लान ने पहली बार पाकिस्तान की मांग को एक्सेप्ट कर लिया। कांग्रेस ने भी मौजूदा समय की परिस्थिति को देखते हुए इसे मान लिया। वल्लभ भाई पटेल भी मानते थे कि विभाजन को रोका नहीं जा सकता है। गांधी जी ने माउंटबेटन के सामने जिन्ना को भारत के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर रखा। अब एक बात बताइए, जिन्ना पहले ही से इतना दल बदल कर चुके थे कि बिहार वाले चचा अभी इनसे बहुत पीछे हैं। अब की बार पलटी मारे होते तो खुद पलटी खा जाते। इतनी हिंसा के बाद वापस लौटने का रास्ता नहीं बचा था। जिन्ना भारत के प्रधानमंत्री का पद रिजेक्ट कर चुके थे। तुक्के से बने इस देश की सरहद भी तुक्के में ही खींच दी गई। सर रेडक्लिफ को जिम्मेदारी दिया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सरहद खींचना है। उसे ज्यादा पता नहीं था, समय भी कम था। उसने नक्शे पर तुक्के से वैसी लकीर खींच दी जो आज तक लड़ाई का कारण बना हुआ है। खैर, पाकिस्तान बना। कैसे बना? तो लड़कर बना। जैसा आपका बुनियाद होगा वैसा ही भविष्य होगा। लड़कर बनने वाले पाकिस्तान में लड़ाई कॉमन थी। अच्छा, पाकिस्तान और कैसे बना? तो तुक्के से बना और मौका परस्ती से बना। इसलिए ये देश आजादी के बाद भी तुक्के से ही चल रहा है। लड़कर और तुक्के से बने देश के पास अपना संविधान भी नहीं था। आप सोचिए कि आज जो पाकिस्तान का संविधान है वो 1973 में बना है। आप सोच के देखिए कि पाकिस्तान में पहला आम चुनाव आजादी के 23 साल बाद 1970 में हुआ, जिसके होने के साथ ही पाकिस्तान का विभाजन होकर बांग्लादेश बन गया। पाकिस्तान की आजादी के बाद वहां के कायदे आजम और बाबा ए कौम जिन्ना की 1 साल में ही मृत्यु हो गई और 1951 में दूसरे नंबर के नेता लियाकत अली खान की हत्या कर दी गई। उसके बाद वहां नेता का अकाल पड़ गया। अच्छा, एक बात और देखिए, भारत का विभाजन हुआ। भारत के मुसलमानों ने एक देश बनाया पाकिस्तान। वहां के बाबा ए कौम जिन्ना ने भारत के मुसलमानों को ही पाकिस्तान में बाद में एंट्री देने से मना कर दिया। आयरनी देखिए कि धर्म के आधार पर बने देश पाकिस्तान को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया गया। जिन्ना ने कहा था कि पाकिस्तान में सभी लोगों को समान अधिकार होंगे और धार्मिक स्वतंत्रता होगी। पाकिस्तान में धर्म, जाति या पंथ के आधार पर कोई भी व्यक्ति अलग नहीं माना जाएगा। जिस सिद्धांत को तोड़कर जिन्ना एक नया देश बनाए थे, उसी रवायत को वहां लागू करने की कोशिश की, क्योंकि जिन्ना को पता था कि देश को चलाने का यही फॉर्मूला है। लेकिन जिन्ना के नियंत्रण में अब कुछ रह नहीं गया था। जिन्ना कोई नेता नहीं थे, लेकिन पढ़े लिखे आदमी जरूर थे। उनकी महत्वाकांक्षा ने एक देश तो बना दिया जिसके लिए वो कभी सीरियस ही नहीं थे। पाकिस्तान की डिमांड उनके लिए केवल एक पॉलिटिकल वेपन्स था। पाकिस्तान का राग वो अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन बाद में इसका उल्टा हो गया। ड्राइविंग सीट पर जिन्ना बैठे थे, लेकिन उनका कंट्रोल खत्म हो गया था। तो जिन्ना पढ़े लिखे आदमी थे। वो जानते थे कि अब जो हो गया सो हो गया, आगे ये धार्मिक उन्माद सही नहीं रहेगा। उन्होंने भारत के मुसलमानों को भारत में ही रहकर भारत के प्रति वफादार रहने का आह्वान किया और पाकिस्तान को एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया। लेकिन ये धर्म के आधार पर बना देश कैसे धर्मनिरपेक्ष हो सकता था? नतीजा यही हुआ कि न तो पाकिस्तान में लोकतंत्र सफल हुआ, न ही पाकिस्तान सफल हुआ। बांग्लादेश का गठन पाकिस्तान की विफलता का सर्टिफिकेट है। इस तरह तुक्के से बना देश हमेशा तुक्का ही रह गया। यदि पाकिस्तान जनता की इच्छा से बना होता, एक संघर्ष से बना होता, नेतागिरी से नहीं बना होता और तुक्के से नहीं आत्मविश्वास से बना होता, तो एक सफल देश हो सकता था। यदि ऐसा होता तो वहां के लोग अपने वतन से प्यार करते, लेकिन एक नेता के तुक्के की जिम्मेवारी वहां की जनता कब तक झेल सकती है? खैर, जो भी हो, लेकिन मौका परस्ती में बने देश की आज जैसी हालत है, उसे देखकर कोई आश्चर्य नहीं होता,
क्योंकि इतिहास को पहले से पता था कि यही होना है। धन्यवाद।